मोनिका एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी जो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी मोनिका से उसकी क्लास में कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि मोनिका का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का सामना भी करना पड़ता था। मोनिका, लाइन में पीछे खड़ी हो जाओ, नहीं तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो वैसे भी किसी को नजर ही नहीं आती, और वैसे भी हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, क्योंकि तू तो काली है काली, इसीलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। अब चल पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। लेकिन मोनिका के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत ही दुखी थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। फिर कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला था। तब स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त के स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इसीलिए मोनिका का भी मन था कि वो भी 15 अगस्त के समारोह में भाग ले, और इसीलिए मोनिका घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम मैम वो कल 15 अगस्त के लिए। अरे, अब आगे बोलेगी भी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहेगी? दिख नहीं रहा मैं कल के प्रोग्राम के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ। मैम, वो कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना था। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती। और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को ही लेना था, लेकिन तुम इन सबसे बिल्कुल अलग लगोगी। और इतना सुनकर मोनिका उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। मोनिका घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से मैं स्कूल में सबसे पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता, और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में हिस्सा भी नहीं दिया। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और सब मुझे नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। अरे बिटिया, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोगों ने भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वो भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई, तो तुम क्यों निराश होती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार से होती है। इसीलिए कभी भी अपने रंग रूप को लेकर निराश मत होना। लेकिन मोनिका अपनी माँ की बात को समझ जाती है, और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुँचती है और 15 अगस्त का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जिसमें प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी बच्चे, टीचर, बाकी सब आ चुके थे, और कुछ ही देर में चीफ गेस्ट भी आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। मोनिका भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। फिर वो भी स्टेज पर बोलने जाने लगती है। तभी टीचर उसे पीछे से आवाज़ देती है, देखो मोनिका, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। फिर थोड़ी ही देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाते हैं और कहते हैं, आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं। अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, और फिर कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है, और बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मोनिका की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे, और झंडा जिस डंडे से बांधा गया था, वो डंडा लगातार इधर उधर हिल रहा था।
लेकिन सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस पर ही था। फिर अचानक मोनिका की नज़र गिरते हुए झंडे पर पड़ती है और मोनिका दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। मोनिका को ऐसा करते देख पीटी टीचर भी स्टेज पर भागता है और मोनिका की मदद करता है। फिर सब लोग मोनिका के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हो तो इस देश की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। मोनिका, तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और तुमने एक देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम्हारे पास इतना साहस कहाँ से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्रीति मैम से सीखा है। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। और मैम कहती हैं कि हमें मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मैंने तो बस वही किया जो प्रीति मैम से सीखा था। मिस प्रीति, वेरी गुड। जो आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश मोनिका बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूँगा। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले मैं एक बार सारा प्रबंध अपनी आंखों से चेक करूँगा ताकि ऐसी अनहोनी दोबारा होने से पहले बचा जाए। और बाकी सब के लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैंने मोनिका के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई। मैं आज के बाद मोनिका के साथ रंग को लेकर कभी भी कोई भेदभाव नहीं करूँगी। फिर इधर सब लोग मिलकर मोनिका के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सब बच्चों के साथ साथ मोनिका को भी साहस के लिए पुरस्कार देते हैं। और फिर आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त के त्यौहार की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। सुरेश लगभग मरने की कगार पर है। वो बहुत बीमार है और जोर जोर से खांस रहा है। उसकी पत्नी सुकंतला दवाई लेकर आती है। ये लो, दवाई खा लो जी। अब ये भी दवाई कुछ ही दिनों तक साथ दे पाएंगी सुकंतला। चुप कर जाओ जी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह से दोनों पति पत्नी अकेले ही गरीबी में अपना जीवन जी रहे होते हैं। सुकंतला का बूढ़ा पति कब उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, ये खुद सुकंतला को पता नहीं है। एक रात अचानक से बारिश होने लगती है और सुकंतला का पति बीमार हालत में बारिश को देखते ही देखते घर के बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। अरे, कहाँ चले गए जी? बचाओ बचाओ बचाओ। तभी तुरंत सुकंतला भागकर घर के बाहर जाती है तो देखती है कि उसका पति बाहर पड़ा हुआ है। सुकंतला उसे किसी तरह घर के अंदर लाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। इतनी रात में बाहर बारिश में जाने की क्या जरूरत थी जी? बच्चे हो क्या? अभी कुछ हो जाता तो? सुकंतला, मैं बाहर बारिश में नहाने नहीं गया था, बल्कि ये देखने गया था कि आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा है या नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या जी? इतनी तेज बारिश हो रही है, बादलों ने आसमान घेर रखा है, चांद कहाँ दिखाई दे जाएगा भला? सुरेश कुछ सोचता है और फिर सुकंतला से बोलता है कि मरते समय मेरे गुरुजी ने मुझे कोई चीज दी थी जो उस बक्से में रखी हुई है। उन्होंने कहा था कि जिस पूर्णिमा की रात बारिश हो रही हो उसी रात पूरा चांद भी दिखाई दे रहा हो, उस दिन ही वो बक्सा खोलना, तब मेरी जिंदगी और नसीब सब कुछ बदल जाएगा। आज तक ऐसा वो दिन कभी नहीं आया। जिस पूर्णिमा की रात पूरा चांद दिखाई देता है उस रात बारिश नहीं होती, और जिस पूर्णिमा की रात बारिश होती है उस रात पूरा चांद दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो इसीलिए तुम उस बक्से को किसी को छूने नहीं देते? हाँ सुकंतला, आज मेरा बुलावा आ चुका है, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। अलमारी में उस बक्से को मैंने इतने दिनों से संभाल कर रखा है।
अब से वो बक्सा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे जाने के बाद अगर ऐसी रात आए कि चांद भी पूरा दिखे और बारिश भी हो तो उस बक्से को खोलना। तुम्हें इस गरीबी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी शकुंतला। और इतना कहते ही सुरेश अपना दम तोड़ देता है और शकुंतला विधवा हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं और अगले दिन उसके रिश्तेदार आकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे चाची, दिन भर बैठकर यहाँ रोया मत करो। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। उसके इतना बोलते ही शकुंतला उसे एक तमाचा खींचकर मारती है और वो वहां से चला जाता है। फिर रात में शकुंतला के सब रिश्तेदार छत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब चाचा तो रहे नहीं, इस विधवा के नाम पर ही ये मकान और कुछ खेत है। इसे डरा धमकाकर जल्दी से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ देखो विजय भाई साहब, जो भी मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। कल सुबह होते ही उस औरत को समझाते हैं। प्यार से मानती है तो ठीक है, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। फिर सुबह होते ही सारे रिश्तेदार शकुंतला के पास पहुंच जाते हैं। शकुंतला भी पति खोने के बाद बीमार रहने लगी थी। अरे चाची, ये लो, इस कागज पर साइन कर दो। ये किसके कागज हैं बेटा? देखो काकी, ये घर और खेत आपके अब किसी काम के नहीं। आपकी भी उम्र हो रही है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। इसलिए आप अपना खेत और घर हमें दे दीजिए, हम अच्छे से संभाल लेंगे। और इतने में शकुंतला उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है। तुम लालची लोगों को अपनी जायदाद देने से अच्छा है मैं किसी अनाथ को ही ये टूटा फूटा घर दे दूंगी। कम से कम उसे छत तो मिलेगी और दुआएं भी देगा। भाग जाओ यहाँ से। फिर उसके रिश्तेदार उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। अब बहुत हो गई प्यार से बात, अब हमें दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। फिर अगली रात वो लोग शकुंतला के कमरे में जाते हैं और अंदर घुसते ही सबसे पहले अनिल शकुंतला का मुंह टेप से बंद कर देता है। अनिल, ये अच्छा किया तुमने। हाँ तो अब बोल बुढ़िया, इन कागज पर साइन करेगी या नहीं? लेकिन शकुंतला फिर भी ना में सर हिलाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगती है। इतने में विजय और अनिल शकुंतला को मारने लगते हैं और मार मार कर शकुंतला की हालत बिगाड़ देते हैं और उसके बहुत चोट भी लग जाती है। उसके खून भी निकलने लगता है। अरे विजय भाई, अब बस करो। अगर ये कहीं मर गई तो हम सब फंस जाएंगे। अब कल तक इसका बाप भी आएगा साइन करने। अब चलते हैं, मारपीट के कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में केस करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे इससे। और इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी आसमान से पानी भी बरसने लगता है। शकुंतला अपने पति को याद करके बारिश में भीगने लगती है। आज इसी बारिश में भीगकर मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ जी। फिर बारिश और भी तेज हो जाती है। अचानक कुछ बादल छट जाते हैं और पूरा चांद दिखाई देने लगता है। तभी उसे अपने पति की कही हुई बात याद आती है। आज बारिश भी हो रही है और चांद भी पूरा है। देखती हूँ कि आखिर उस बक्से में ऐसा है क्या। फिर शकुंतला अपने कमरे में आ जाती है और उस बक्से को खोलती है। उस बक्से में एक साधारण सा बहुत पुराना चिमटा निकलता है। अरे, इसमें तो सिर्फ एक चिमटा है, वो भी इतना पुराना। इस चिमटे के लिए इतनी बड़ी शर्त क्यों रखी थी गुरुजी ने। चलो कोई बात नहीं, इस चिमटे को अपने पति की आखिरी निशानी समझकर रख दूंगी और जब तक जिंदा हूँ इसी चिमटे से रोटी बनाऊंगी। फिर अगले दिन जैसे ही शकुंतला उस चिमटे से रोटी उठाती है वैसे ही वो रोटी सोने की बन जाती है। शकुंतला हैरान हो जाती है। अरे, ये रोटी सोने की कैसे बन गई। अब शकुंतला कुछ और भी चीजें उस चिमटे से उठाती है और वो भी सोने की बन जाती है। अब शकुंतला जिस सामान को भी उस चिमटे से उठाती सब सोने का बन जाता। तब शकुंतला को पूरा मामला समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है।
ये जादुई चिमटा है। अब शकुंतला की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब शकुंतला के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और इस तरह से शकुंतला खुशी खुशी रहने लगती है।